हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। तो स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो दैट कि हमने अपना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्टार्ट किया हुआ था और उसके अंदर चैप्टर नंबर 5 जो कि था हमारा इंडक्शन, प्लेसमेंट एंड इंडक्शन, वो चैप्टर किया था और 2 वीडियो पार्ट्स कवर अप कर चुके हैं, जिसके अंदर फर्स्ट वीडियो पार्ट के अंदर हमने प्लेसमेंट की थी एंड सेकेंड वीडियो पार्ट के अंदर हमने इंडक्शन का बेसिक्स कवर किए थे, जिसमें क्या क्या किया था, इंडक्शन का मीनिंग, एम, पर्पस और टाइप्स की थी। आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर इसी चैप्टर का जो रिमेनिंग पोर्शन है, इंडक्शन का रिमेनिंग पोर्शन, वो कवर अप करके अपना चैप्टर नंबर 5 फुली वाइंड अप कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट अस स्टार्ट विद द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ इंडक्शन। तो आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर अप करेंगे। Students, the first one is induction process, contents of induction program. इंडक्शन का क्या प्रोसेस रहता है और जो इंडक्शन प्रोग्राम कंपनी की तरफ से फ्रेम किया जाता है उसके क्या क्या कंटेंट्स होते हैं। उसके बाद डिफरेंसेस डिस्कस आउट करेंगे एक इफ़ेक्टिव और एक इनइफेक्टिव इंडक्शन प्रोग्राम के अंदर। उसके बाद क्या स्ट्रैटेजिक चॉइसेस होती हैं, ठीक है, इंडक्शन प्रोग्राम की, मतलब डिफरेंट टाइप्स के इंडक्शन प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में है कि इंडक्शन सीईओ जो हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, उसके अलावा किन के और कंधों के ऊपर इंडक्शन करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो क्लियर हो गया। तो चलिए करते हैं डिटेल में डिस्कस आउट। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इंडक्शन प्रोसेस की, तो इंडक्शन प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होता है। तो जो हमारा इंडक्शन प्रोसेस है, इट स्टार्ट्स विद द वेलकम ऑफ न्यूली सिलेक्टेड एम्प्लॉयज़ टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंट्रोडक्शन आउटपुट। उस सबसे पहले क्या होता है कि जो आपका एम्प्लॉई है उसका एक ग्रीट किया जाता है उसे ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से, उसका एक वेलकम होता है ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से एंड उसके बाद उसको ऑर्गेनाइजेशन की ब्रीफ हिस्ट्री क्या की जाती है, इंट्रोड्यूस की जाती है, थोड़ा उसको बैकग्राउंड बताया जाता है ऑर्गेनाइजेशन का। उसके अलावा कुछ एक कंटेंट्स होते हैं जो हम अब कंटेंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि एक गुड इंडक्शन प्रोग्राम के अंदर कौन कौन से कंटेंट्स होने चाहिए। द वेरी फर्स्ट वन इज़ कि जनरल इंस्ट्रक्शन विद द पीपल विद whom द एम्प्लॉय इज़ गोइंग टू वर्क। तो उसे ये बताना है कि उसने किसके साथ काम करना है, तो जो भी जर्नल इंस्ट्रक्शंस हैं वो उसे दी जाएंगी। सेकेंड वन इज़ द ब्रीफ हिस्ट्री एंड ओवरव्यू ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी। उसके बाद क्या दिया जाएगा, उसको ब्रीफ हिस्ट्री बताई जाएगी एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उसको ऑपरेशंस, कंपनी के अंदर किस तरह से ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, उन ऑपरेशंस के बारे में बताया जाएगा। थर्ड वन इज़ कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है, सो दैट ही मे कम टू नो दैट हु इज़ द सुपीरियर, हु इज़ द सबऑर्डिनेट, उसका सुपीरियर कौन है और उसका सबऑर्डिनेट कौन है। उसके अलावा जो भी जर्नल पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स हैं कंपनी के, वो बताए जाएंगे, ठीक है। कंपनी की अंदर जो भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बन रही हैं, ठीक है, उनके बारे में बताया जाएगा। एम्प्लॉय को क्या फैसिलिटीज़ और बेनिफिट्स मिलने हैं उनके बारे में बताया जाएगा। बच्चे, इसके अलावा भी मैंने बहुत कम लिखे हैं, इनके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो मैं आपको वर्बली बता रही हूँ, जैसे फायर, हेल्थ, सेफ्टी मेजर्स हो गए। प्रोसीजर्स उसको बताए जाएंगे कि अगर किसी भी प्रकार की कोई उसको ग्रीवेंसेस है या उसको कोई सजेशन देना है तो उसे क्या प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा उन ग्रीवेंसेस को देने के लिए, उन सजेशंस को देने के लिए। उसके अलावा डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स के बारे में एंड ट्रेनिंग किस प्रकार से दी जाएगी, प्रमोशंस का क्या प्रोसीजर रहेगा, ट्रांसफ़र्स का क्या प्रोसीजर रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे होंगे और क्या स्टैंडर्ड्स वो फॉलो करेंगे, मतलब कंपनी क्या स्टैंडर्ड्स एक्सपेक्ट करती है या उनके लिए क्या स्टैंडर्ड्स फिक्स किए गए हैं, चाहे उनके बिहेवियर को लेकर हो गए, चाहे उनकी परफॉर्मेंस लेवल को लेकर हो गए, ठीक है। प्रोबेशनरी अरेंजमेंट्स के बारे में उन्हें बताया जाएगा। उसके अलावा आंसर्स टू क्वेश्चंस एंड क्लेरिफिकेशन ऑफ एनी डाउट्स ऑफ द न्यूली इंडक्टेड एम्प्लॉई, और इफ़ कोई भी जो भी न्यूली इंडक्टेड एम्प्लॉई है उसके जो भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को किस तरह से क्लेरिफाई करना है या ऑन द स्पॉट उसको किस तरह से क्लेरिफाई करना है, तो वो भी उसको इंडक्शन प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड होगा।
एंड फॉलो अप इंडक्शन प्रोग्राम, जैसे ही इंडक्शन प्रोग्राम ख़त्म होगा उससे फीडबैक वगैरह लिया जाएगा, सो दैट वी केम टू नो दैट हाउ मच ही इज़ अवेयर अबाउट द कंपनी, कि उसे कितनी अवेयरनेस हुई है कंपनी से। क्लियर हो गया। प्रोबेशनरी अरेंजमेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे आपने देखा होगा कि मैक्सिमम जॉब्स के अंदर एक प्रोबेशनरी पीरियड होता है, दैट मीन्स एक टेम्परेरी पीरियड होता है। जैसे गवर्नमेंट जॉब्स में भी देख लीजिए कि 6 मंथ्स का प्रोबेशनरी वो चेकआउट करते हैं वेदर द एम्प्लॉई इज़ कैपेबल और नॉट, एंड आफ्टर दैट ओनली हिज और हर जॉब इज़ फिक्स्ड। तो प्रोबेशनरी पीरियड के अंदर बच्चे उसको अगर उस कंपनी के अंदर किसी भी तरह का कोई प्रोबेशनरी अरेंजमेंट है तो उसके बारे में भी उसको जानकारी दी जाएगी। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद क्या होता है, जैसे ही इंडक्शन, ये तो सारे के सारे मैंने आपको कंटेंट्स पढ़ा दिए। तो इंडक्शन प्रोग्राम कॉन्क्लूड्स विद द एम्प्लॉयज़ रिपोर्टिंग फॉर द ड्यूटी इन देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स। इंडक्शन प्रोग्राम जैसे हमने उसको इंट्रोड्यूस किया ऑर्गेनाइजेशन से, जो अभी मैंने सभी कंटेंट्स आपको बताए उसके बारे में उसको अवेयर करवाया, तो जो रिस्पेक्टिव हमारा जो एम्प्लॉई होगा वो क्या करेगा, अपनी ड्यूटी जो भी उसके रिस्पेक्टिव जिस भी डिपार्टमेंट के लिए उसको रिक्रूट किया है तो अपनी वो रिस्पेक्टिव ड्यूटी पे चला जाएगा। ठीक है, रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के अंदर रिपोर्ट करेगा। व्हेन द न्यू एम्प्लॉय रिपोर्ट्स फॉर द ड्यूटी, जब एक नया एम्प्लॉय, एक इंडक्टेड एम्प्लॉय अपनी ड्यूटी पर रिपोर्ट करता है तो जो सीनियर पर्सन होता है उस डिपार्टमेंट का, he takes to the office and introduce to all the departmental colleagues and employees। तो जो भी सीनियर होता है उस डिपार्टमेंट का वो उसे पूरे के पूरे ऑफिस में लेके जाता है, एंड ही एंड शी इंट्रोड्यूस टू द न्यूली अपॉइंटी विद हिज और हर कलीग्स। तो उसको उसके जितने भी डिपार्टमेंट के अंदर कलीग्स होते हैं उनके साथ उनका मेल जोल कराया जाता है। द सीनियर कलीग्स गिव्स हिम इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट। तो जो सीनियर कलीग होगा उस डिपार्टमेंट का, ठीक है, वो उसे उस कंसर्न डिपार्टमेंट, सपोज इफ़ ही और शी इज़ अपॉइंटेड इन फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो जो भी उस फाइनेंस डिपार्टमेंट की सीनियर पोजीशन के ऊपर बैठा होगा वो उसे फाइनेंस डिपार्टमेंट की वर्किंग के बारे में बताएगा। ठीक है, सो इन द इंडक्शन प्रोग्राम एन एम्प्लॉई इज़ अप्रोप्रिएटली इंट्रोड्यूस टू द जॉब एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडक्शन प्रोग्राम के अंदर एक एम्प्लॉई है उसको प्रॉपरली क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है जॉब और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर ये इसका प्रोसीजर था किस प्रकार से एक एम्प्लॉय को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, आफ्टर दैट वी विल बी डिस्कसिंग डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव इंडक्शन प्रोग्राम। इफेक्टिव और इनइफेक्टिव इंडक्शन प्रोग्राम के अंदर डिफरेंसेस को स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट्स, द फर्स्ट वन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जो हमारा इफेक्टिव इंडक्शन प्रोग्राम है, एक वेल डिटर्मिन इंडक्शन प्रोग्राम है, वो वेल डिफाइंड होगा, और जो इनइफेक्टिव होगा वो क्या होगा, पुअरली डिफाइंड होगा। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी आपको डायरेक्टली नहीं बताया होगा। नेक्स्ट कम्स चांसेस ऑफ लर्निंग। आज देखा जाए तो इफेक्टिव इंडक्शन प्रोग्राम में जो भी न्यू अपॉइंटी है उसके जो चांसेस है लर्निंग के, सीखने के, वो ज़्यादा हैं एज कम्पेयर विद द इनइफेक्टिव इंडक्शन प्रोग्राम। एट्रिशन, स्टूडेंट्स, एट्रिशन का मतलब होता है किसी को वीक बनाना। ठीक है, तो अगर हम बात करें इफ़ेक्टिव इंडक्शन प्रोग्राम की, तो इसके अंदर जो एट्रिशन के चांसेस होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं एज कम्पेयर्ड विद द एट्रिशन चांसेस इन द इनइफेक्टिव इंडक्शन प्रोग्राम। मोराल, जो मोराल है एम्प्लॉयज़ का क्या होता है, बूस्ट होता है, और इसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ का मोराल है वो डिक्रीज़ होता है। एनर्जेटिक, बूस्ट अप एम्प्लॉयज़ एनर्जी। तो जो इफ़ेक्टिव इंडक्शन प्रोग्राम है उसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ की एनर्जी है वो क्या होती है, बूस्ट अप होती है। और अगर मैं बात करूँ इनइफेक्टिव इंडक्शन प्रोग्राम की, तो इसके अंदर एम्प्लॉयज़ की एनर्जी के ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट आता है, क्योंकि उन्हें तो सब कुछ, ना तो उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ समझ लग रही होती है, वो वैसे ही परेशानी में क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। तो इस वजह से जो एक न्यूली अपॉइंटेड एम्प्लॉई है उसको एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, एंड जिसकी वजह से उसकी एनर्जी के ऊपर क्या आता है, नेगेटिव इफ़ेक्ट आता है। ऑब्वियस सी बात है, इफ़ेक्टिव इंडक्शन प्रोग्राम के अंदर जो स्ट्रेस और एंग्जाइटी है वो रिड्यूस होती है। लेकिन अगर मैं क्योंकि उसको सब कुछ क्या होता है, पता होता है, उसको सब कुछ बता दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, डिपार्टमेंट के बारे में, उसकी जो भी क्वेरीज होती हैं उनको प्रॉपरली हैंडल किया जाता है, एंड एवरीथिंग इज़ बीइंग क्लियर इन फ्रंट ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन।
लेकिन अगर बात करें जिसकी वजह से उसको स्ट्रेस और एंग्जाइटी नहीं होती, लेकिन इफ़ आई टॉक अबाउट इनइफेक्टिव इंडक्शन प्रोग्राम, इन दैट पर्टिकुलर केस, तो जो भी नया अपॉइंटी होगा, जो भी नया एम्प्लॉय होगा, उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी होगी। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, ठीक है, तो आप एक बार बुक में गो थ्रू करिए। स्टिल यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम किसी भी पॉइंट में, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या डाउट क्लास में अपने डाउट्स ले सकते हैं। क्लियर? अब इसके बाद स्टूडेंट्स जो हम करेंगे वो है स्ट्रैटेजिक चॉइसेस इन इंडक्शन प्रोग्राम। तो जो इंडक्शन प्रोग्राम के अंदर स्ट्रैटेजिक चॉइसेस हैं, वो स्ट्रैटेजिक चॉइसेस का यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या मतलब है कि टाइप्स ऑफ इंडक्शन प्रोग्राम। तो जो टाइप्स हैं इंडक्शन प्रोग्राम्स की, यहाँ पर हमारे पास 4 टाइप्स के हैं। एक फॉर्मल इनफॉर्मल हो गया, एक इंडिविजुअल और कलेक्टिव हो गया, एक सीरियल और डिसजंक्टिव हो गया, एंड जो लास्ट इज इन्वेस्टिचर एंड डिसवेस्टिचर। क्लियर? तो अब हम डिटेल में पढ़ते हैं कि ये होते क्या हैं। सो स्टूडेंट्स, द फर्स्ट वन इज़ द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। अगर मैं इंडक्शन प्रोग्राम को फॉर्मल और इनफॉर्मल कैसे कहूँगी? फॉर्मल इंडक्शन प्रोग्राम के अंदर जो कंपनी है वो क्या करती है, एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम क्या करती है, प्रिपेयर्ड करती है। जैसे मैंने अभी आपको एक इफ़ेक्टिव स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम, मतलब प्रॉपरली जिसके कंटेंट्स वगैरह डिसाइडेड होंगे, वो होता है एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम। और अगर मैं बात करूँ इनफॉर्मल इंडक्शन की, तो इनफॉर्मल इंडक्शन कौन सी इंडक्शन होती है जिसके अंदर प्रॉपरली एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम नहीं होता, एम्प्लॉयज़ को प्रॉपरली इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता। ये होता है आपका इनफॉर्मल इंडक्शन प्रोग्राम। अगर स्टूडेंट्स बात करूँ, अगला जो सेकंड है वो है हमारा इंडिविजुअल और कलेक्टिव इंडक्शन। तो अगर बात की जाए इंडिविजुअल इंडक्शन की, तो स्टूडेंट्स इंडिविजुअल इंडक्शन के अंदर क्या होता है कि एक पर्सन, सपोज़ एक बंदे को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है पूरी ऑर्गेनाइजेशन से। तो बेसिकली जो हमारा इंडिविजुअल इंडक्शन प्रोग्राम होता है ये छोटी ऑर्गेनाइजेशंस में कामयाब है, बट अगर मैं बात करूँ बड़ी कंपनीज़ के अंदर तो इस तरह का इंडक्शन प्रोग्राम कामयाब नहीं है, क्योंकि वो उनकी कॉस्ट को क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। सपोज़ देखिए हमारे पास 2 ऑर्गेनाइजेशन है, एक है स्मॉल एक है लार्ज। अब स्मॉल के अंदर तो हम इंडिविजुअल लेवल पे ही लोगों को रखते हैं, कभी तो आ रहा है ये पर्सन, ठीक है, कभी आ रहा है 2 महीने बाद हमने एक और बंदे की ज़रूरत पड़ी, उसको क्या किया, अपॉइंट किया, इस तरीके से। तो इस वजह से जैसे जैसे पर्सन आता है उसको क्या किया जाता है, इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंट्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं अपना बड़ी लार्ज जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हो गया रिलायंस हो गया, अब इन कंपनी जैसे TCS हो गया, इन कंपनीज़ के बीच में जो रिक्रूटमेंट होती है वो लॉट के लॉट होती है। दैट मीन्स बहुत सारे पर्सनस को एक टाइम पर रिक्रूट किया जाता है। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि जितने लॉट, मतलब जितना लॉट आया है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नए एम्प्लॉयज़ का, उनको एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में उनके लिए प्रोग्राम तैयार किया जाता है और उनको कलेक्टिव इंडक्शन उनसे कराई जाती है। तो इंडिविजुअल मीन्स सिंगल पर्सन, कलेक्टिव मीन्स एज ए ग्रुप ऑफ पर्सनस को जब क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस करवाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ। थर्ड वन है स्टूडेंट्स आवर सीरियल और डिसजंक्टिव। और अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट सीरियल और डिसजंक्टिव इंडक्शन की, तो ये थर्ड स्ट्रैटेजिक चॉइस है हमारी ओरिएंटेशन प्रोग्राम की। तो सीरियल इंडक्शन जो होती है, इसके अंदर क्या होता है कि जो सीनियर और एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय होते हैं ना, वो क्या करते हैं, नई एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं सीरियल इंडक्शन के अंदर। डिसजंक्टिव अप्रोच इज़ यूज्ड व्हेन देयर इज़ नो सीनियर एम्प्लॉय इन द डिपार्टमेंट। देखो, 2 बात की, एक हुई सीरियल की। सीरियल के अंदर क्या होता है कि जो भी सीनियर एम्प्लॉय होगा किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में या कंपनी लेवल पे, वो ही नए एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंट्रोड्यूस करवाएगा। और डिसजंक्टिव कहाँ होता है, जहाँ पर कोई सीनियर नहीं है, मतलब एक ही हिरार्की के लोग हैं, सारे एक ही लेवल के लोग हैं जहाँ पर, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर केस में हम कौन सा इंडक्शन प्रोग्राम यूज़ करते हैं, डिसजंक्टिव यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो लास्ट है स्टूडेंट्स वो है हमारा इन्वेस्टिचर एंड डिवेस्टिचर। इन्वेस्टिचर में क्या होता है, तो इन्वेस्टिचर में हम जो कंपनी होती है, ठीक है, ये लास्ट है हमारा इंडक्शन प्रोग्राम के अंदर।
तो इन्वेस्टिचर प्रोग्राम के अंदर जो कंपनी किसी भी नए एम्प्लॉय की वैल्यूएबल कैरेक्टरिस्टिक्स, सपोज़ एक पर्सन है, उसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ हैं, तो जब वो उसको हमने अपॉइंट करा तो हमने उसकी क्वालिटीज़ में कोई भी चेंज नहीं किया, उसकी क्वालिटीज़ के बेसिस पर ही उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रखा, ठीक है। उसकी क्वालिटीज़ को हमने वैल्यू दी, अप्रूव किया, तो ये हमारा कौन सा होता है, इन्वेस्टिचर ओरिएंटेशन अप्रोच होती है। और जो नया रिक्रूट होता है उसको उसकी वैल्यूएबल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर ही रिक्रूट किया है, उसे पूरा फ्रीडम देते हैं हम डिसीज़न मेकिंग का। लेकिन डिसवेस्टिचर ओरिएंटेशन अप्रोच में क्या होती है कि सपोज़ पर्सन के पास क्वालिटीज़ हैं बट मेरी ऑर्गेनाइजेशन को वो क्वालिटीज़ थोड़ी मोल्डेड फॉर्म में चाहिए, दैट मीन्स उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस चाहिए, तो उस पर्टिकुलर केस में हम क्या करते हैं, उसकी क्वालिटीज़ में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर देते हैं सो दैट ही एंड उस नई अपॉइंटी को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ फिट बनाया जा सके। दिस वन इज़ नोन एज डिसवेस्टिचर इंडक्शन। क्लियर हो गया। और स्टूडेंट्स लास्ट जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का वो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ एम्प्लॉई इंडक्शन। नो डाउट कि जो हमारी एम्प्लॉयज़ की इंडक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो चीफ़ एग्जीक्यूटिव्स के कंधों पे लाया करती है, बट उसके साथ साथ जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं, बड़े मतलब की स्टाफ मेंबर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक नए एम्प्लॉय की इंडक्शन में। तो जैसे एचआर स्पेशलिस्ट हो गए, लाइन मैनेजर्स हो गए, ठीक है, ये सफिशेंट इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, नए एम्प्लॉय को प्रोवाइड करते हैं, उनके वर्क प्लेस रोल्स के बारे में बताते हैं, एम्प्लॉयमेंट जो भी पर्टिकुलर जॉब है उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है, किस तरह की परफॉर्मेंस वो एक्सपेक्ट करते हैं, क्या एथिकल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, वर्क हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वर्क प्लेस कल्चर एंड स्पोर्ट, इन सब चीज़ों की जानकारी देते हैं। और लास्ट क्या था कि नए एम्प्लॉयज़ देमसेल्फ, जब मैंने आपको बताया ही था कि कोई फॉर्मल स्ट्रक्चरिंग नहीं होती, ठीक है, एक मतलब जहाँ पर एम्प्लॉय को खुद ब खुद ही मतलब अपने आप ही हिट एंड ट्रायल मेथड से, जैसे इनफॉर्मल इंडक्शन प्रोग्राम की बात की थी लास्ट वीडियो के अंदर, तो एम्प्लॉय हिट एंड ट्रायल मेथड करके खुद ब खुद ही ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या होता है, इंट्रोड्यूस होता है। तो इस वजह से नए एम्प्लॉय को हमने इसके अंदर इंक्लूड किया है कि उसकी खुद की भी कई बार कई ऑर्गेनाइजेशंस में रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके कंधों पे खुद ही आ जाती है कि वो खुद ही अपने आप को उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या करे, इंट्रोड्यूस करे, उसके बारे में खुद ब खुद ही जाने, और नई चीज़ों की जानकारी ऑब्टेन करने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड को वो क्या करे, यूज़ करे। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है वो फुली वाइंड अप होता है। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने इंडक्शन के जो भी अपना प्रोसेस और कंटेंट्स थे वो किए, उसके बाद इफ़ेक्टिव और इनइफेक्टिव का एक ब्रीफ सा डिफरेंस किया, ठीक है, और उसके बाद स्ट्रैटेजिक चॉइसेस थी जो इंडक्शन प्रोग्राम के अंदर वो की, और लास्ट में इंडक्शन जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव के अलावा और कौन से की स्टाफ मेंबर्स हैं जो इन एम्प्लॉय इंडक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनके कंधों पर है वो डिस्कस आउट किए। इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा ये चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होता है। स्टिल एनीवन इज़ हैविंग एनी डाउट इन एनी टॉपिक तो आप अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या अपनी डाउट क्लास में ले सकते हैं। तो थैंक यू ऑल, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।